कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीर प्रताप स्टडी लवर पर। हमारे प्यारे साथियों, आज आपके सामने अध्याय 4 तुर्कों का आगमन के बारे में मैं बताने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आप BA सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ या कोई भी सेमेस्टर आपका हो, यदि किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों का वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुम्हारे प्यारे साथियों, तुर्कों का आगमन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, अरबों ने इस्लाम और भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित किया, मगर भारत ने मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। हमारे प्यारे साथियों, मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले पढ़ लेता हूं। भारत में तुर्कों के आक्रमण दो अलग अलग चरणों में संपन्न हुए। पहले चरण के आक्रमण 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य गजनी के शासक महमूद द्वारा किए गए। यद्यपि इसके पूर्व महमूद के पिता सपुक्तगीन का संघर्ष हिंदू शाही शासकों के साथ हुआ था, मगर उसका क्षेत्र सीमित था। महमूद ने उत्तरी भारत के एक वृहद क्षेत्र में सैनिक अभियान किए जो गुजरात के तट से सांगेय घाटी तक था। उसने पंजाब पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया था। चलिए हमारे प्यारे साथियों, ऊपर से समझते हैं हम लोग। अरबों ने इस्लाम और भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित किया था। हमारे प्यारे साथियों, भारत के बीच जो भी हमारी आरंभिक संपर्क थी उन लोगों के साथ, ये अरबों ने इस्लाम और भारत के बीच ये संबंध स्थापित किए थे। मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय, जो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, इसका श्रेय भी तुर्कों को ही जाता है। भारत में तुर्कों का आक्रमण बता दे तो 2 चरणों में हुआ। अभी आगे हम लोग देख लेंगे वो चरण कौन कौन थे। इनमें पहले चरण का आक्रमण का सन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य किसके मध्य हुआ था, तो गजनी के शासक महमूद के द्वारा किए गए थे। और हमारे प्यारे साथी, यद्यपि इसके पूर्व महमूद के पिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सपुक्तगीन का संघर्ष किससे हुआ था, हिंदू शाही शासक के साथ हुआ था, मगर उसका क्षेत्र सीमित था। उसका क्षेत्र कैसा था, उसका क्षेत्र सीमित था। महमूद ने उत्तरी भारत के एक बृहद क्षेत्र में सैनिक अभियान किए जो गुजरात के तट के सांगेय घाटी तक विस्तृत था। उसने पंजाब पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। और कहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया हमारे प्यारे साथियों, पंजाब पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया था। आते हैं हम नीचे देखते हैं। मगर उत्तरी भारत के शेष भाग अभी भी तुर्क सत्ता के क्षेत्र से बाहर थे। कोई 150 साल बाद गौर के शासक सपुक्तगीन मोहम्मद ने पुनः भारत में सैनिक अभियान किए। वो सन दिया हुआ है 1175 से 1206 ईस्वी के मध्य। उसने और उसके 2 प्रमुख सेना नायकों ऐबक एवं इब्ने बख्तियार खिलजी ने पंजाब से बंगाल तक फैले हुए उत्तरी भारत के मैदानी भाग को जीतकर तुर्कों की सत्ता को उत्तर भारत में स्थापित कर दिया। 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या और तत्पश्चात उसके साम्राज्य के बंटवारे के कारण भारत में पहले तुर्क शासित राज्य की स्थापना हुई, जो कालांतर में दिल्ली सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ। इसी के साथ भारत में तुर्क शासन का इतिहास आरंभ हुआ। हमारे प्यारे साथियों, अब यहाँ से हमारा असली खेल चालू होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख नहीं रहे हैं, भारत में तुर्क शासन का इतिहास आरंभ होगा। तो अब यहाँ से हमारा तुर्क शासन अभियान चालू होने जा रहा है। हमारे प्यारे साथियों, मैं पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि आप किसी भी जॉब की तैयारी, नौकरी चाकरी की तैयारी, SSC, GD, CRPF, BSF, पुलिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और BA यदि आप कर रहे हैं तो कोई एनीवे सेमेस्टर हो आपका, आप उसमें बहुत ही अच्छे से प्रश्न करके आएंगे, पूरा कॉपी भर के आएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे साथियों। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज भी बनता है। हमारे प्यारे साथी, कहते हैं ना
कि मंजिल मिले या ना मिले बात की बात है, मंजिल मिले या ना मिले बात की बात है, लेकिन मंजिल के लिए मेहनत ही ना करे तो ये गलत बात है। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों नीचे आते हैं। हमारे प्यारे साथी, तुर्क आक्रमणों के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति, इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, मुल्तान और सिंध के राज्य ये दोनों क्षेत्र 8वीं शताब्दी के आरंभ में ही अरबों द्वारा क्या कर लिया गया था, जीत लिया गया था। मुल्तान और सिंध के राज्य को 8वीं शताब्दी में आरंभ में ही अरबों ने इसको जीत लिया। 1871 ईस्वी सन भी दिया है कि आसपास इन्होंने खलीफा की सत्ता का परित्याग कर दिया। इन्होंने किस सत्ता का परित्याग कर दिया, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि खलीफा की सत्ता का परित्याग कर दिया। यहाँ करामिता मुसलमानों का शासन था और मुल्तान का शासक फतह दाऊद था। सिंध में अरबों की सत्ता के अवशेष भी अभी भी बने हुए थे। प्यारे साथियों, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदू शाही राज्य उत्तरी भारत का यह एक विशाल राज्य था जो कश्मीर की सीमा से मुल्तान की सीमा तक फैला हुआ था और चन्नाब नदी लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तृत था। कहाँ कहाँ तक विस्तृत था एक बार और पढ़ लेते हैं। चन्नाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तृत था। इसकी राजधानी पूछेगी तो आप लोग तुरंत बताइएगा, वह हिंद में स्थित थी। इसकी राजधानी कहाँ स्थित थी हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोग का आंसर तुरंत होना चाहिए, वह हिंद में स्थित थी। और महमूद के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि उस समय महमूद के आक्रमण के समय वहाँ का शासक जयपाल था। बहुत ही जाना माना शासक जयपाल है। इसके बारे में आपको चर्चा करने को मिलेगा। नीचे हम लोग पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो बातें होंगी सभी। महमूद से पराजित होने पर जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। हमारे प्यारे साथियों, महमूद से जो युद्ध हुआ उसमें जयपाल पराजित हुआ, जो कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली हारने के बाद। 1002 एवं आनंदपाल यहाँ का शासक बना था। उसके बाद आनंदपाल शासक बना था। आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे हमारे प्यारे साथियों। कश्मीर का राज्य उत्तरी भारत में स्थित कश्मीर का राज्य महमूद गजनी के आक्रमण के समय राजनैतिक अव्यवस्था का शिकार था। यहाँ क्षेत्रगुप्त नामक शासक का राज्य था, लेकिन वास्तविक सत्ता उसकी पत्नी दीदा के हाथों में था। वास्तविक शासक उसकी पत्नी थी, मतलब कि पर्दे के पीछे कोई और हो और बाहर कोई और चलाए। तो ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि शासन का जो मूल अधिकारी था वो उसकी पत्नी दीदा के हाथों में थी, लेकिन चलाने वाला कौन था, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्षेत्रगुप्त नामक शासक का राज्य था, लेकिन वास्तविक शासक उसकी पत्नी दीदाबाई थी। 1003 में दीदा की मृत्यु के बाद यहाँ संग्राम राज ने सत्ता ग्रहण कर ली थी। कौन सी सत्ता ग्रहण कर ली थी हमारे प्यारे साथियों, तो आप बोलेंगे संग्राम सत्ता ग्रहण कर ली थी। हमारे प्यारे साथियों, आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट को देखते हैं। राजपूत राज्य। राजपूतों की सत्ता का उत्कर्ष 8वीं शताब्दी में हुआ और तुर्क आक्रमण तक ये उत्तरी भारत के शासक बने रहे। आरंभ में ये प्रतिहार शासकों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में रहे, लेकिन प्रतिहारों की शक्ति के पतन से लाभ उठाकर इन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। दिल्ली पर तोमर वंश शासन था। कन्नौज और काशी प्रतिहार वंश का शासन खंड के क्षेत्र में चंदेलों का शासन था। बात करें आधुनिक जबलपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित किसका शासक था? स्थित छेदी का, और जहां कलचुरी वंश का शासन था। मालवा के परमार वंश का शासन था। गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था। गुजरात में सोलंकी वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, तो इसके बारे में आप लोग विशेष तरह से याद कर लेंगे। हमारे प्यारे साथी,
जिनकी राजधानी कहाँ थी? अनिहालवाड़ा में थी। राजस्थान के क्षेत्र में अजमेर पर चौहानों का शासन था, जबकि चित्तौड़ में गुहिलों का शासन था। तो ये सब आप लोग याद जरूर कीजिएगा। हमारा ये जो है ये पढ़ लेंगे तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको तुर्कों के बारे में नहीं कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, सीधे आपको आंसर देने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए हम लोग नीचे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय इन राज्यों की स्थिति में परिवर्तन आया था। मुल्तान के पूर्व करमीता मुसलमानों का शासन बना हुआ था। यद्यपि महमूद ने मुल्तान को जीता, परंतु उसने मृत्यु के पश्चात यहाँ क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो गया था और इस पर करामीता मुसलमानों ने फिर से अधिकार कर लिया था। इनकी सत्ता उच्च के क्षेत्र में भी, हमारे प्यारे साथियों, यहाँ पर उच्च जो है गलत लिखा हुआ है, उच्च के क्षेत्र में भी स्थापित हो गई थी। दूसरी ओर सिंध में मुसलमान का ही एक नया वंश सुम्र वंश का सत्ता ग्रहण कर चुका था। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पंजाब के क्षेत्र में आया था, जहां गजनी वंश के उत्तरकालीन शासक अब राज्य कर रहे थे। इस समय वहां राज्य पेशावर से पंजाब तक फैला था। इसकी राजधानी लाहौर थी और इसका शासक खुसरो मलिक था। उसका संघर्ष राजपूतों के साथ हो रहा था, क्योंकि दिल्ली के चौहान शासक पंजाब में अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर मोहम्मद गौरी भी पंजाब के क्षेत्र में अपनी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। राजपूत राज्यों की परिस्थिति में बहुत अधिक अंतर नहीं आया था। दिल्ली में तोमर वंश की सत्ता का पतन हो चुका था और चौहानों ने इस पर अधिकार कर लिया था। सत्ता का पतन हो चुका था और चौहानों ने इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार कन्नौज में प्रतिहार वंश की सत्ता का अंत हो चुका था और गढ़वाल वंश ने अपनी सत्ता क्या कर ली थी? क्षेत्र में स्थापित कर ली थी। गढ़वाल लोगों ने वो क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित कर ली। अन्य राज्यों में गुजरात के चालुक्य शासक, मालवा के परामर शासक बुंदेलखंड। आपका हमारे प्यारे साथियों पेपर भी आने वाला है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो फंसेगा 100% फंसेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपको अच्छे नंबर लाना है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। प्यारे साथी, चंदेल शासक और छेदी के कलचुरी शासक शक्तिशाली स्थिति में थे। चालुक्यों की शक्ति को उनके अधीनस्थ शासकों द्वारा चुनौती दी जा रही थी और उनका वास्तविक अधिकार गुजरात और काठियावाड़ तक सीमित रह गया था। फिर भी ये इतने शक्तिशाली थे कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण को विफल बना सके। परमारों की राजधानी धननगर में स्थित, परंतु इनकी शक्ति क्षीण पड़ चुकी थी। प्रकार चंदेल और कलचुरी शासक की स्थिति भी पतनशील थी। इन राज्यों में निरंतर आपसी संघर्ष के कारण इनकी स्थिति ऐसी नहीं रही थी कि ये किसी विदेशी आक्रमण का सफल प्रतिरोध कर सके। पूर्वी भारत में पाल शासकों की सत्ता भी अब कमज़ोर पड़ चुकी थी। पूर्वी भारत में किसकी सत्ता कमज़ोर पड़ चुकी थी हमारे प्यारे साथियों? तो आप लोग बोलेंगे पाल शासकों की सत्ता कमज़ोर पड़ चुकी थी। और बिहार के अधिकांश भाग और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में सेन वंश ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। उसके बाद देखते हैं हम लोग उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में राजपूत राजाओं को भी देखा जा सकता है। इनके द्वारा तुर्क आक्रमण का प्रतिरोध मुख्य रूप से हुआ, लेकिन राजपूतों की अपनी कमजोरियां भी थी। भारत में 7वीं शताब्दी से ही सामंतवाद का विकास हो रहा था। कुछ इतिहासकारों ने इसे अर्धन्य साम्यवाद कहते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था यूरोपीय सामंतवाद से कुछ भिन्न थी। राजपूतों की शासन प्रणाली भी इस प्रथा पर आधारित थी। राजपूत अनेक जातियों अथवा कबीलों में विभक्त थे। उस समय राजपूतों में एकता नहीं थी, जो कबीलों और छोटे-छोटे कबीलों और बोले तो जातियों में विभक्त थे, मतलब टूटे हुए थे, उनमें एकता नहीं थी।
अनेक उपजातियां थीं, उन लोगों में अनेक उपजातियां भी थी और प्रत्येक के अपने अपने सरदार थे। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी उपजातियां विभक्त थे, कबीलों में विभक्त थे, छोटी छोटी जाति में विभक्त थे, तो उनके सरदार भी अपने हुआ करते थे उस समय। इस सभी का सहयोग प्राप्त करने के लिए राजा द्वारा इन्हें राज्य में कुछ भूमि प्रदान कर दी जाती थी। इन लोगों का सहयोग पाने के लिए कुछ इन लोगों को भूमि प्रदान कर दी जाती थी। ये दो वर्गों में विभक्त थे। ये हमारे प्यारे साथी दो वर्गों में विभक्त किए थे। कौन कौन से? तो पहला हमारा आता है भूमिया वर्ग। ये भूमिया वर्ग क्या है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भूमिया वर्ग हमारे प्यारे साथी जिनकी ज़मीन पर उनका पैतृक अधिकार माना जाता है, मतलब कि पैतृक मतलब बहुत पुराना, ज़मीन पे पुराना अधिकार माना जाता है, वो भूमिया वर्ग कहलाता है। उसके बाद हमारे प्यारे साथियों और गिरसिया जो है ये हमारा वर्ग, इस पे अधिकार था। उन्होंने अपने क्षेत्र में लगान वसूलने, प्रशासनिक कार्य देखने और राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने का दायित्व भी सौंप दिया था। इस प्रथा के अंतर्गत उपसामंतवाद की प्रवृत्ति भी विकसित हुई। अधिकार सामंतों के अधीन अन्य सरदार थे, जैसे ठाकुर, रावत आदि, जिन्हें उसी प्रकार के अधिकार और दायित्व दिए गए थे जो सामंत को राजा द्वारा दिए गए थे। राजपूतों की प्रमुख विशेषता अपनी भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के प्रति लगाव था। हर राज्य का शासन अपने कुल, उपजाति और जाति के अन्य सरदारों के सहयोग में शासन चलाता था। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से सभी सामंत एवं अन्य सरदार राजा के अधीन थे और राजा द्वारा उनका भूमि वापस ली जा सकती थी, परंतु भूमि के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण किसी सरदार से उसकी भूमि राजा द्वारा छीनना संभव नहीं था। धीरे धीरे इन सामंतों पर ही राजा को आश्रित रहना पड़ा, क्योंकि इन्हीं की सैनिक सहायता पर राजा की अपनी शक्ति निर्भर करती थी। परंतु व्यक्तिगत मतभेद और अहंकार की भावना ने इन सब के बीच परस्पर विरोध, प्रतिस्पर्धा मतलब विरोध और संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिसके कारण इनमें एकता का अभाव था और इनके द्वारा संगठित होकर या एकजुट होकर किसी विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष करने की संभावना ही नहीं थी। राजनीतिक अनिश्चितता की यह समस्या केवल राजपूत राज्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव देश के समान राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा था। उत्तरी भारत के राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव था। उनके छोटे छोटे राज्यों सारे देश में बने हुए थे, परंतु कोई भी एक राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एकता के सूत्र में बांध सके अथवा इन्हें योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। विभिन्न शासकों आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे के विरोधी थे और इस परस्पर विरोध के कारण वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने की स्थिति में नहीं थे। इसके विपरीत आंतरिक कलह ने इन्हें कमजोर बना दिया था और विदेशी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से विरोध करना इनके लिए संभव नहीं था। इसी दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति के लिए राजपूत शासकों का परस्पर संघर्ष मुख्य रूप से उत्तरदायी था। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था, अतः हर शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। आंतरिक कलह की यह परिस्थिति अंतर राजपूत शासकों के विनाश का कारण बन गई। राजपूत के सामाजिक संगठन में कुछ दोष थे। उदाहरण के लिए, जहां उनमें अपने कबीलों अथवा जाति के लिए अधिक प्रेम और निष्ठा की भावना थी, वहां दूसरे वर्गों के प्रति भावना का अभाव था। परिणाम स्वरूप दूसरे वर्गों की स्वाभिव्यक्ति और निष्ठा उन्हें भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त हिंदू समाज जाति और भेदभाव की प्रथा प्रभावित था। एकता और समानता की भावना समाज में न थी। मध्यकाल के आरंभ से ही इस व्यवस्था में अनेक जटिलताएं प्रवेश करने लगी थी
और सामाजिक बंधुत्व की भावना संकीर्ण से संकीर्णतर होने लगी थी। इस व्यवस्था के कारण ब्राह्मणों की समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त हो गया और निम्न वर्गों जैसे शूद्र, चंडाल आदि को नीचे निगाह से देखा जाता था। जहां एक ओर भारत राजनीतिक दुर्बलता और समाज भेदभाव के कारण असुरक्षित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से अत्यंत धनी एवं संपन्न था, क्योंकि समानती प्रथा में किसान से लगान, भेंट और उपहार के रूप में काफी धन सामंतों और शासकों के द्वारा वसूला जाता था। इसको हम थोड़ा इधर करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, व्यापार और उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में शासक वर्ग के द्वारा यह धन संभोग के लिए एवं धार्मिक यश प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। इस कारण बड़े पैमाने पर मंदिरों के निर्माण और इन मंदिरों में चढ़ावे के रूप में धन का व्यय होने लगा। यह संचित धन महमूद का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करने में निर्णायक सिद्ध हुआ। इसके साथ ही तुर्क आक्रमणों की प्रक्रिया आरंभ हुई। हमारे प्यारे साथियों, ये नीचे वाला जो है देखने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूँ। तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे। चलिए हमारे प्यारे साथियों, हम अब प्रारंभ करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या कारण थे महमूद गजनवी के आक्रमण के? हमारे प्यारे साथियों, बहुत ही जाने माने चर्चित ये हैं महमूद गजनवी। आप लोग को थोड़ा मोड़ा जानकारी होगा, तो आज इसको हम निचोड़ के आपके माइंड में पूरा जानकारी भरने का प्रयास करेंगे और अपने भी माइंड में भरने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, हमारे भाई और बहनों जुड़े हुए, मैं भी आप लोगों के साथ ही क्लासमेट में हूँ, तो हम दोनों लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, तो आज इस महमूद की कहानी हम लोग ख़त्म करते हैं। मतलब यहाँ चैप्टर में हमारे प्यारे साथियों ऐसे हमारे इन सभी वीरों को सीखने का मौका मिलता है। इनकी कहानी तो धरती पे हमेशा के लिए विद्यमान ही है। यदि विद्यमान नहीं होती तो हम लोगों को आज पढ़ने का ये सब मौका नहीं मिलता। तो हमारे प्यारे साथियों, भारत में महमूद के सैनिक अभियानों के कारण विवादास्पद रहे हैं। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि महमूद का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। प्यारे साथियों, महमूद का हमारे भारत में जो आक्रमण किया था, उसका कोई पूछेगा आपसे कि मुख्य उद्देश्य क्या था, वो भारत पे किस लिए आक्रमण करता था, क्या उसका विचार था कि वो यहाँ पर अपनी सत्ता, शासन, अपनी कुर्ता जमाए, तो आप बोलिएगा आंसर में उसको खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कि नहीं, महमूद गजनवी का ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था कि हमारे देश में वो शासन स्थापित करे या अपना जलवा कायम करे। उसका ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य यह था कि वह हमारे देश से कितना धन हो सके लूटपाट मचाए और लौट जाए। तो ठीक है प्यारे साथियों, उसका मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति। लिखा हुआ है इसमें उद्देश्य धन की प्राप्ति। भारत में उसका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था। इस देश को जीतने या यहाँ साम्राज्य विस्तार करने का कोई लक्ष्य महमूद ने अपने लिए निर्धारित नहीं किया था। एक अनजान देश में अजनबी लोगों के बीच शासन करने में महमूद का कोई अभिरुचि नहीं था। वह ईरान और मध्य एशिया को जीतने के लिए अधिक उत्सुक था। हमारे प्यारे साथियों, ये लाइन एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ये लाइन हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है। ये लाइन, वह ईरान और मध्य एशिया को जीतने के लिए बहुत ही उत्सुक था। रात दिन
अपने एशिया और ईरान की सपना देख रहा था कि मैं किस दिन इसको जीत लूं और हमारी पार्टी मौज मस्ती ईरान और मध्य एशिया के बीच जीतने की जश्न मनाई जाए। ये महमूद गजनवी सोच रहा था। हम लोग तो अपने सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि जिस दिन जीतेंगे उसी दिन मौज मस्ती मनाएंगे। ठीक है साथी, तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको समझने के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, बुरा ना लगे हमारे प्यारे साथियों। हंसते खेलते हम लोग क्लास को पूरा कर लेंगे। हमारे प्यारे साथी आगे देखते हैं। उसकी जो भाषा, धर्म और संस्कृति के दृष्टिकोण से गजनी के समान था। इस क्षेत्र में बिखरे हुए छोटे बड़े राज्यों को जीतना महमूद का लक्ष्य था, परंतु इसके लिए सैनिक साधन जुटाना अनिवार्य थे और इनके लिए धन की आवश्यकता थी। महमूद ने भारत से यही धन जुटाने का प्रयास किए, क्योंकि उत्तरी भारत के राज्य अत्यंत संपन्न और समृद्ध थे। हमारे भारत का उत्तरी राज्य उस समय कैसा था? तो हमारे भारत का उत्तरी राज्य वो समय बहुत ही संपन्न था। बोले तो राजा। आरंभ में महमूद के भारतीय अभियानों का क्षेत्र सीमित रहा और उसका संघर्ष सीमावर्ती हिंदुशाही राज्य के साथ हो रहा। इन युद्धों से धीरे धीरे महमूद को भारतीय शासकों की आर्थिक संपन्नता और सैनिक दुर्बलता दोनों ही का आभास हुआ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। यदि आपको धन मिलता रहे तो आपका आत्मविश्वास धन के प्रति बढ़ेगा, तो उसका भी जो है आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और अभी नीचे देखते हैं। और उसने अधिक विस्तृत क्षेत्रों में अभियान किया और उनका धन लूट लिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और धन अच्छा लगने लगा, तो उसका अभियान क्या हुआ? बढ़ता गया। धन ज़्यादा मात्रा में लूटने लगा। इसी लूट हुए धन से उसने अपना सैनिक संगठन सुदृढ़ किया। क्या संगठन सुदृढ़ किया? सैनिक संगठन सुदृढ़ किया। मध्य एशिया एवं ईरान साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को सफल ढंग से संपन्न किया। महमूद के आक्रमणों पर यदि ध्यान से दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भारतीय अभियानों के बाद ही मध्य एशिया के युद्ध लड़ता था और भारत से प्राप्त धन का उपयोग इन अभियानों में ही करता था। जो भारत से धन लूटता था वो मध्य एशिया, और जो युद्ध होता था मध्य एशिया के बीच में, वो धन का जो भी उपयोग होता था जो भारत से लूटता था, इन्हीं युद्धों में महमूद गजनवी करता था। हमारे प्यारे साथियों, उसके बाद हम लोग देखते हैं। यद्यपि महमूद का यह प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं था, परंतु उसने भारत से सैनिक साधन प्राप्त करने की कोशिश की थी। भारतीय अभियानों में महमूद ने युद्ध लिए हाथियों के प्रयोग का अनुभव प्राप्त किया। हमारे ही देश में महमूद ने हाथियों के प्रयोग का अनुभव प्राप्त किया, लेकिन हमारे देश को ही लूट रहा है और सब कुछ यहाँ पर सीख भी रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। और उसने अपने अभियानों में भारत से युद्ध के लिए हाथी भी प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए हमारे प्यारे साथियों? तो हाथी बोलेंगे, जिनसे उसने मध्य एशिया के प्रतिद्वंदियों पर सैनिक अग्रता प्राप्त कर ली। महमूद ने अपनी सेना में भारतीय सैनिक भी भर्ती किए, जो उसके और इसके वंशजों के प्रति स्वाभिभक्त बने रहे। प्यारे साथियों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे सीरियल बना है, अशोक सम्राट का सीरियल बना है, महाभारत का सीरियल बना है, तो इसका महमूद गजनवी या ऐसी सब ये सब सीरियल हमें लगता है नहीं बना होगा। कैसे मैंने कभी यूट्यूब पे ऐसा सीरियल देखा नहीं है। यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ये सब सीरियल देखने से हमारे माइंड में और अच्छे से हो जाता है। जैसे कि वो अशोक सम्राट का सीरियल आया हुआ है, उसको देखने से हमें बहुत सी चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है। तो सीरियल देखा करिए, ना कि फिल्म, ठीक है? तो हमें तो नहीं लगता है कि महमूद का बना होगा सीरियल ऐसा कोई।
तो हमारे प्यारे साथियों आगे देखते हैं। महमूद के आक्रमण के धार्मिक कारण इतिहासकारों के बीच विवादपूर्ण विषय बने रहे। धर्मांध मुसलमानों ने महमूद को धर्म योद्धा माना। धर्मांध हिंदुओं ने उसे मंदिरों का विनाशक और हिंदू धर्म का संहारक माना। ये तो सही बात है भाई, हिंदुओं ने उसको क्या माना था? धर्मांध हिंदुओं ने उसे मंदिरों का विनाशक और हिंदू धर्म का संहारक माना था। हमारे प्यारे साथियों, वो हिंदू मंदिरों को बहुत ही तोड़ दिया था। वो ऐसा ही एक जो था महमूद गजनवी, वो हिंदुओं के प्रति इतनी बोले तो बहुत ही मंदिर की तोड़ ताड़ मचाई थी, बहुत ही क्षति किया। हमारे प्यारे साथियों, एक मंदिर है, क्या नाम है उसका? गुजरात में वो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर है जो गुजरात में है। वहाँ पे इसने भी बहुत तोड़ फोड़ मचाई और धन को लूटा। हमारे प्यारे साथियों, वो बहुत ही ये लुटेरा शासक था। हाँ, चलिए देखते हैं। परंतु मोहम्मद हबीब ने महमूद के आक्रमणों के वास्तविक उद्देश्यों को निष्पक्ष तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार महमूद ने गजनी के सिंहासन पर उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात प्राप्त किया था, अतः अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने खलीफा के समक्ष पत्र लिखकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने और इस्लाम के सुदृढ़ करने की प्रतिज्ञा की थी। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापना के लिए वहां मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता में वृद्धि अनिवार्य थी। इसीलिए धर्मांध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने और उनके बीच अपनी लोकप्रियता में वृद्धि करने के लिए महमूद ने अपने भारतीय अभियानों को धार्मिक औचित्य प्रदान करना चाहा। हबीब के मतानुसार महमूद के आक्रमण को धर्म युद्ध कहना भूल होगी। इन अभियानों के पीछे केवल धन प्राप्ति का लक्ष्य था। महमूद द्वारा मंदिरों को लूटा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, केवल इसीलिए कि मंदिर धन से भरे थे। उस हमारे प्यारे साथियों, जो भी राजा महाराजा होते थे वो सब हिंदू मंदिरों को बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता था। तो हमारे जो भी धन और दौलत होते थे हमारे देवी और देवताओं के मंदिरों में रखे जाते थे। तो उसी बात का फायदा उठाकर महमूद गजनवी मंदिरों को लूटता था। देवताओं को प्रस्तुत चढ़ावे के रूप में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का खजाना इन मंदिरों में इकट्ठा था और इनकी प्राप्ति महमूद के लिए आवश्यक थी, क्योंकि इनके बिना वह साम्राज्य निर्माण का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता था। मोहम्मद हबीब ने यह सही लिखा है कि इस्लामी कानून में कोई सिद्धांत नहीं है। मोहम्मद हबीब ने बहुत ही सही बात लिखी है। इस्लामी कानून में कोई सिद्धांत नहीं है जो महमूद के द्वारा विनाश एवं विध्वंस के कार्य को उचित ठहराए, मगर धर्मांध मुसलमानों ने ऐसा ही किया। महमूद एक चालाक राजनीतिज्ञ था और उसने समकालीन धर्मांधता का पूरा लाभ उठाया। और यह स्मरणीय है कि महमूद द्वारा मंदिरों का विनाश केवल युद्ध के काल में हुआ। शांति की परिस्थितियों में उसने मंदिरों की क्षति नहीं पहुंचाई। इतना ही नहीं, उसने अपने हिंदू सैनिकों को गजनी के नगर में पूजा पाठ की अनुमति भी दी। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि महमूद के आक्रमण को मौलिक कारण धन प्राप्ति का लक्ष्य था। वह भारत की धन संपदा के बारे में जानता था और भारतीय शासकों की कमजोरियों से भी परिचित था। अतः धन प्राप्ति के लिए उसने अनेक बार भारत पर आक्रमण किए और अपने लक्ष्य में सफलतापूर्वक क्या हुआ, वो जिस उद्देश्य के लिए आता था वो सफलतापूर्वक लैंड कर देता था। मतलब अपने मिशन में सक्सेस हो जाता था धन लूटने में। चलिए नीचे देखते हैं हमारे प्यारे साथियों। प्रमुख आक्रमण, गजनी के प्रमुख आक्रमण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं 1998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। कहाँ का शासक बना? 1998। ये डेट आप लोग याद कर लेंगे। एक महत्वाकांक्षी शासक होने के नाते वह गजनी को एक विस्तृत साम्राज्य का रूप देना चाहता था, परंतु साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़ना आवश्यक था और इन युद्धों के लिए प्राप्त आर्थिक साधन जुटाने के लिए महमूद ने भारत पर अनेकों बार चढ़ाई की। महमूद का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ, परंतु हिंदू शाही राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ दुर्गों पर अधिकार करके वह वापस लौट गया। अगले वर्ष 1000 से 1002 में महमूद ने पेशावर और वह हिंद पर अभियान किया। हिंदू शाही शासक जयपाल और उसके अनेक सेनानायक महमूद द्वारा बंदी बना लिए गए। उसके द्वारा क्या कर लिए गए थे? बंदी बना लिए गए थे और राजधानी पर महमूद का अधिकार हो गया। यद्यपि महमूद ने धन लेकर जयपाल को मुक्त कर दिया, परंतु उसने अपना राज्य आनंदपाल को सौंपकर क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। 1004 से 5 ईस्वी के महमूद ने मुल्तान पर चढ़ाई की। वहाँ का शासक ताउद मुसलमानों के करामिता संप्रदाय से संबंधित था। उसने महमूद के आक्रमण से बचने के लिए हिंदू शाही शासक आनंदपाल से सहायता मांगी कि भैया हमको बचा लो। आनंदपाल से बोला। आनंदपाल देखिए करता क्या है। इस कारण महमूद ने पहले आनंदपाल को ही पराजित किया। दाऊद ने भी आत्मसमर्पण किया। 20,000 देखिए गाइज, ये जो था आनंदपाल के पास सहायता मांगने गया। महमूद गजनी को पता चला, ओ तू एकरा से सहायता मांग रहा है, रुक अभी बताते हैं। वो महमूद गजनी आनंदपाल पर ही चढ़ाई करके उसको ही पराजित कर दिया। लो, तू जिसे सहायता मांग रहा है पहले मैं उसी को ही पराजित कर देता हूँ। तो हमें भी सहायता हिम्मत अपने ऊपर बनाकर रखना चाहिए। सहायता तो बहुत ही लास्ट पोजीशन होती है, तो हमें भी लगता होगा कि इनका भी लास्ट पोजीशन ही होगा, तभी आनंदपाल से सहायता मांगी होगी। 20,000 दिहरम दिए। जब वो पराजित हो गया तो महमूद को 20,000 दिहरम कर देने का वादा किया। अगले वर्ष 1006 से 7 ईस्वी महमूद ने भेड़ा के शासक विजयराय पर चढ़ाई की। पराजित राय ने बंदी होने के अपमान से बचने के लिए क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। देखिए हमारे प्यारे साथियों, इनकी कहानियाँ, ये पराजय इतने उस समय के माने जाने चर्चित लोग युद्ध पराजय से होने से खेद में सोचिए आत्महत्या कर लेते थे। अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते थे। वाह वाह। चलिए आगे देखते हैं। महमूद ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। सिंध नदी के पूर्व तट पर महमूद द्वारा अधिकृत यह एकमात्र क्षेत्र था। महमूद ने यह सुखपाल को शासक नियुक्त किया। वह आनंदपाल का बेटा था। उसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था। आनंदपाल का बेटा क्या कर लिया था? धर्म परिवर्तन कर लिया था। भाई जो धर्म परिवर्तन कर ले रहा है तो सॉरी, तो इसमें बोलने की बात ही नहीं, वो धन भी परिवर्तन कर सकता है। प्यारे साथी, शासक बनने के पश्चात उसने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। वो एक बार बोले तो वो धर्म चेंज किया, तो फिर उसी धर्म में अपना हिंदू धर्म ग्रहण कर लेता था, कभी वो धर्म ग्रहण कर लेता था। मतलब ऑलराउंडर था। किसका पुत्र? आनंदपाल का पुत्र। वो कोई भी धर्म में जाता था। अतः महमूद ने उसे पदच्युत कर बंदी बना लिया। रुक तोरा के बहुत ही धर्म परिवर्तन कर रहा है, लपालप अभी बंदी बना लेते हैं। तो महमूद गजनी ने क्या किया? बंदी बना लिया आनंदपाल के बेटे को। महमूद का अगला महत्वपूर्ण संघर्ष हिंदू शाही शासक आनंदपाल के साथ 1008 से 1009। आनंदपाल ने इस वर्ष संघर्ष में उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, कालिंजर कहाँ है हमारे प्यारे साथियों? कालिंजर आपका बांदा यूपी में है हमारे। कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के शासकों से सहायता की मांग की, परंतु
महमूद ने इस संगठित सेना को पराजित कर दिया और नागरकोट पर चढ़ाई करके वहां के मंदिरों के अपार तत्पश्चात उसने आनंदपाल पर दबाव डाला और उसे आत्मसमर्पण पर बाध्य किया। महमूद के लिए यह एक महत्वपूर्ण सफलता थी क्योंकि अब उसे भारत पे चढ़ाई करने का मार्ग प्राप्त हो गया था। 1011 और 10 में महमूद ने मुल्तान पर 2 बार आक्रमण किया। ये संज्ञात कर लेंगे आप लोग। 2 बार आक्रमण किया कहाँ? 1010 से 1011 में महमूद ने मुल्तान पर 2 बार आक्रमण किया। इस बार उसने मुल्तान को जीतकर दाऊद को बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? दाऊद को बंदी बना लिया। उसने मुल्तान पर अधिकार नहीं किया। सोचिए, वो जीतने मुल्तान को जीता लेकिन वो मुल्तान पर अधिकार नहीं किया। 1011 से 12 में उसने क्या किया? थानेश्वर पर चढ़ाई की और चक्रस्वामी के मंदिर से धन लूटा। इस बीच आनंदपाल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शासक त्रिलोचन पाल ने अपने बेटे भीम के कहने से आकर महमूद का विरोध करने की नीति अपनाई, परंतु महमूद ने उसे पराजित कर दिया और निंदुना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। भीम ने कश्मीर की ओर भागने का निश्चय किया। अगले वर्ष 1015-16 में महमूद ने कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु भौगोलिक बाधाओं के कारण वह लोहकोट से आगे नहीं बढ़ सका। भागने का तो प्रयास किया लेकिन जो है आपका भौगोलिक बाधाओं के कारण लोहकोट से आगे वो बढ़ ही नहीं पाया। मौसम खराब हो गया होगा। 1018 ईस्वी में महमूद ने पहली बार गंगा नदी की घाटी में प्रवेश किया। महमूद ने बारन शहर और महावन के क्षेत्रों पर भी चढ़ाई की। यहाँ के शासक कुलचंद्र ने भी बंदी बनने के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। वाह! यहाँ के भी शासन कुलचंद्र ने भी बंदी बनने से क्या अपमान से बचने के लिए क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। जमुना नदी के दूसरी ओर मथुरा का राज्य था और महमूद यहाँ के मंदिरों के विनाश और उनकी लूटमार के पश्चात आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक राज्यपाल ने महमूद से संघर्ष कर प्रयास नहीं किया और महमूद ने कन्नौज के अतिरिक्त अपनी और सरवा के क्षेत्र को भी जीत लिया। 1019 से 20 में उसने कालिंजर का किला बांदा, यूपी में पड़ता है, हमारे कभी मौका मिले तो जाइएगा, नंद को पराजित कर दिया। कालिंजर का किला बांदा यूपी के शासक जो थे नंद को पराजित कर दिया महमूद गजनवी ने। त्रिलोचन पाल का मित्र था। नंद हतोत्साहित होकर युद्ध मैदान से भाग गया और महमूद ने गजनी वापस लौटने का निश्चय किया। 1021-22 में महमूद ने पुनः पंजाब में प्रवेश किया और इस बार उसने पंजाब का प्रशासन अपनी हाथों में लेने का निश्चय किया। त्रिलोचन पाल की इसी बीच क्या हो गई? मृत्यु हो गई और भीम अजमेर शरणार्थी था। जो भीम अभी है वो अजमेर में क्या है? शरणार्थी था। पंजाब में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का निर्णय महमूद ने इसीलिए लिया था कि स्थित प्रांतों की विजय के लिए भारत में एक सैनिक केंद्र की आवश्यकता थी और इस काम के लिए पंजाब का क्षेत्र उपयुक्त था। अगले वर्ष 1022 से 23 में महमूद ने कालिंजर पर भी चढ़ाई की, नंद को पराजित किया। उसने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। भारत में महमूद ने सबसे प्रसिद्ध अभियान 1025 से 26 सोमनाथ, देखिए जो मैं आपको बताया था बीच में सोमनाथ का मंदिर गुजरात, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1025 से 26 में सोमनाथ के मंदिर पर इसने चढ़ाई किया और मंदिर गुजरात में स्थित था और भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिरों में था। ये भारत के मंदिरों में से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर था। महमूद ने राज्य पुताना की ओर से गुजरात में प्रवेश किया। यद्यपि मंदिर की रक्षा के लिए गुजरात के शासकों ने
वीरतापूर्व प्रयास किया, लेकिन महमूद ने उन्हें कड़े संघर्ष के बाद पराजित कर दिया। उसने सोमनाथ के मंदिर से अपार धन इकट्ठा की और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उसने अनियालवाड़ के शासक परमदेव पर चढ़ाई की और उससे पराजित कर दिया। वापसी में महमूद को राजपूताना मार्ग से गुजरना पड़ा, जहां जाटों ने उसे लूटने का प्रयास किया। एक लुटेरे को लूटने का प्रयास कर रहे हैं जाट लोग, देखते हैं क्या होता है। महमूद सफलतापूर्वक वापस लौट गया, मतलब जाट लोगों से वह सफलतापूर्वक वापस लौट गया। जाट लोग उसकी धन लूटने में क्या हो गए, असफल हो गए। प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में महमूद ने 1027 में जाटों पर चढ़ाई की और अंततः उन्हें पराजित कर दिया। जाटों को भी पराजित कर दिया महमूद गजनवी ने। यह महमूद का अंतिम भारतीय अभियान था। इस प्रकार 17 अभियानों में महमूद ने उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र में अपने सैनिक पराक्रम का परिचय दिया। उसने आसानी से अनेक भारतीय शासकों को पराजित किया और गुजरात से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र को उसने रौंद डाला। महमूद के इन अभियानों का उद्देश्य साम्राज्य निर्माण करना नहीं था और इसीलिए इन सफलताओं के बाद ये क्या खुल रहा है हमारे प्यारे साथियों, देखते हैं आगे। उसने उत्तरी भारत में अपनी सत्ता की स्थापना नहीं की, वह धन लूटने के उद्देश्य से ही भारत आया था और इस उद्देश्य की प्राप्ति में वह पूरी तरह सफल भी रहा। एक विजेता और योद्धा के रूप में महमूद की सफलता इतिहास में कम ही दोहराई गई है। यद्यपि उसके द्वारा लूटमार और हिंसा की आलोचना की जाती है, परंतु विजेता के रूप में उसकी उपलब्धि की इतिहासकारों ने प्रशंसा की। हमारे प्यारे साथियों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम आक्रमण के परिणाम के बारे में, महमूद के आक्रमणों के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे प्यारे साथियों, हमारे वीडियो में समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो में भी बने रहिएगा, फुल वॉचिंग करिएगा हमारे प्यारे साथियों। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और आपकी सिलेक्शन हो, हमारी यही दुआ है। तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ अपने बॉडी को विराम देता हूँ। आप लोग इस चैप्टर को दोहराइएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम पे भेज देंगे और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू।